नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय सेशन पर चर्चा करने के लिए जिसकी चर्चा के बाद आपके बहुत से बहुत से लोगों के दिमाग में एक सवाल आने लगेगा कि यार इजराइल वाले क्या बहुत ज्यादा निर्दयी प्रकार के लोग हैं क्या? एक तरफ लोग मर रहे हैं और ये मिसाइल दाग रहे हैं, लेकिन पूरी कहानी सुनने के बाद तक आपको यह लगने लगेगा कि यार पहले जो विचार बनाया था वो सही था या अब जो सोच रहा हूं वो सही है, क्योंकि आज की घटना कुछ है ही ऐसी। फिलहाल के लिए आप इतना सुन लीजिए कि भूकंपग्रस्त सीरिया पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। एएनआई की खबर माने तो 15 से ज्यादा लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। एक खबर यहां ऑलरेडी जान लीजिए कि हाल ही में जो तुर्की में भूकंप आया था वो सीरिया तक भी पहुंचा था और उस वजह से प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 6000 से ज्यादा लोग भूकंप की वजह से सीरिया में ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। भूकंप ने तो मारा ही मारा, जो कि अभी फरवरी 5 को आया था। फरवरी 5-6 के बीच का जो भूकंप था, उसके बाद अब आपने एयर स्ट्राइक भी कर दी है। एयर स्ट्राइक से 15 लोग मारे गए हैं। समझ में नहीं आ रहा है प्राकृतिक आपदा के दौर में हुए इस प्रकार के कृत्य को किस कैटेगरी में डाला जाए। इस वजह से आज का सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप इस सेशन के माध्यम से बहुत से तर्क और वितर्क कर पाएंगे। सेशन की चर्चा शुरू करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो साथियों, असल में यह खबर है और इस खबर के साथ में इस प्रकार से एक टूटी हुई बिल्डिंग आपको दिखाई जा रही है। इमरजेंसी आपको याद होगी, तुर्की और सीरिया के अंदर 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 46,000 से ज्यादा लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। तुर्की और सीरिया में मिलाकर के रेस्क्यू ऑपरेशन सब बंद होने वाले हैं। मतलब जो मर चुके लोग हैं, अब यह माना जा रहा है कि इसके बाद अब शायद ही कोई बचा होगा। इसके बावजूद एक खबर आती है कि इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके 5 लोगों को दमस्कस में मार दिया है। दमस्कस कहां है? सीरिया में है, वहां पर मार दिया है। और ऐसी स्थिति में कुछ न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू 5 की बात करता है, एएनआई 15 की बात करता है, कोई 15 मारे जाने की बात करता है, कुछ 15 घायल होने की बात करता है। ओवरऑल आप तो ये मानिए कि मिसाइल चली है, लोग मरे हैं। नंबर्स पर मत जाइए, फिलहाल ये जान लीजिए कि ये हुआ क्यों है, लेकिन उसको पूरा डिटेल में समझेंगे और जानेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा ज्योग्राफी का अध्ययन कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि इस क्षेत्र के बारे में यदि आपको बेहतरीन तरीके से समझ होगी तो ही आप अपनी राय बना पाएंगे। तो थोड़ा हम मैप पर आज चलने वाले हैं। मैप को अगर आपने भी अपने आसपास जमा रखा है तो जरूर ध्यान से देखें। मेरे प्यारे साथियों, ये अपना प्यारा भारत, इसके अगर पश्चिम की तरफ आप चलते हैं तो यह मेडिटेरेनियन सी है, जो ऑलरेडी आप में से बहुत से लोगों को नॉन है। मेडिटेरेनियन सी के पूर्वी किनारे पर, यानी ये सी है, इसके पूर्वी किनारे पर आज आपको ज्योग्राफी की बहुत सी चीजें पता चलने वाली हैं। इस पूर्वी किनारे पर कहीं यहां पर आज आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। एक तरफ इजराइल है, लेबनान है, सीरिया है, ईरान है, ईरान की बात बाद में करेंगे, सीरिया है, इराक है। इन सब चीजों को आज के मैप से आपको थोड़ा अच्छे से समझना है। आज जो सुर्खी में है वो क्या है? इजराइल से सीरिया पर हुआ अटैक। सीरिया अगर हम थोड़ा और अच्छे से देखें तो शायद यहां से समझ में आ जाए, जो मैं आपको पेन से हाईलाइट करके दिखाऊं। एक बार के लिए इसे देखें। आप देखिए, आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? ये रहा, कहां गया? हां, ये रहा इजराइल। और इजराइल के बॉर्डर्स को अगर आप देखें तो बेहतरीन तरीके से एक बात आप क्लियर तरीके से समझ पाएंगे। ये इजराइल और इजराइल के पैरेलली जुड़ा हुआ जो देश है ये रहा सीरिया। हमने जहां मार्क किया है ना, उसमें इतना सा जो देश है ना, छोटू सा ये वाला हिस्सा, ये लेबनान है जिसकी राजधानी बैरूत है। ये सीरिया है जिसकी राजधानी दमस्कस है। सारी चीजें मैं जूम करके भी दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना सा फोकस कर लें कि इजराइल और सीरिया के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट जैसा है। थोड़ा और आगे चलते हैं। वो कन्फ्लिक्ट जैसा क्या है उसको भी थोड़ी पहले ही चर्चा कर लें, ताकि आप इस विषय वस्तु पर बहुत अच्छे से अपनी राय बना पाएं। तो अब मैंने थोड़ा और जूम करके जब आपको दिखाया तो यहां इजराइल दिख रहा है, क्योंकि ब्राइटनेस ज्यादा है तो आपको मैप दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए मैं ना आउटलाइंस आपके सामने एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूं। आप एक बार के लिए इसे देखें और इस तरह से यहां पर एक समुद्र दिखाई दे रहा है जिसका नाम है सी ऑफ गैलीली। हर वस्तु अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, हर विषय वस्तु अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहां पर आपको जो ये येलो चीज देखिए, ये विषय समझने से पूर्व यदि आपको इस जगह की जानकारी नहीं है तो ये विषय आपके लिए यूजलेस है, लेकिन इस विषय को जरूर समझें, क्योंकि यहां से मैं आज आपको जियोपॉलिटिक्स का एक अल्टीमेट तड़का देने वाला हूं। अल्टीमेट तड़का इसलिए क्योंकि बहुत दिन हो गए हमने जियोपॉलिटिकल मुद्दों का रिवीजन नहीं किया है, खबरें चल रही हैं। आइए हम आपको थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। यहां पर इजराइल, यहां पर सी ऑफ गैलीली,
इससे थोड़ा नीचे की तरफ चलिएगा, वो हमने मैप शायद पता नहीं लगाया है कि नहीं लगाया है, ये लगाया हुआ। देखिए यहां पर आप लोग हैं सी ऑफ गैलीली। सी ऑफ गैलीली से थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं तो आपको यहां पर मिलता है डेड सी। डेड सी, वो डेड सी जिसमें आदमी डूबता नहीं है। ठीक है, मैं ये क्यों जानकारी दे रहा हूं फिर भी बता दूं। ये सी ऑफ गैलीली, इधर की तरफ कहीं डेड सी है जिसका पानी बहुत खारा है, इतना खारा कि अगर आप उस पर लेट जाएं तो आप डूबेंगे नहीं, पानी में लेटने पर भी नहीं डूबेंगे और आप लेटकर अखबार पढ़ सकते हैं। ये काफी सारी वीडियोस वायरल हैं इस तरह की। खैर उस विषय वस्तु पर अभी नहीं जाएंगे। सी ऑफ गैलीली और इनके बीच में यहां एक नदी है जिसका नाम है जॉर्डन रिवर। जॉर्डन रिवर के पश्चिमी किनारे को वेस्टर्न, मतलब वेस्टर्न एक तरीके से ऐसे समझिए कि मतलब इजराइल के अंदर वेस्टर्न हाइट्स के नाम से जाना जाता है, ये वाली वेस्ट बैंक के नाम से जाना जाता है, और ये वाला जो एरिया है सी ऑफ गैलीली और सीरिया के बीच का ये वाला एरिया गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाता है। आप में से कुछ लोग कहेंगे मैं क्यों जानूं सर इस बात को। आप यदि एस्पिरेंट हैं किसी एग्जाम के तब तो आपको निश्चित ही ये जानना चाहिए, लेकिन आप एस्पिरेंट भी नहीं है, केवल एक जनरल अवेयरनेस के लिए यहां पहुंचे हैं, तो आप इसलिए जानिए क्योंकि इस वजह से आपको एक बहुत बड़ा मुद्दा समझ में आने वाला है। चूंकि कहीं लड़ाई हो रही हो तो वहां का कारण जब तक ना पता चले तब तक कोई असल वैल्यू निकल कर नहीं आती। मेरे प्यारे साथियों, ये जो गोलन हाइट आपको दिख रही है ये असल में नाम से स्पष्ट है, हाइट ऊंचाई की जगह है। ऊंचाई यानी कोई पहाड़ी जैसी जगह है। किस किस के बीच में है? इजराइल और सीरिया के बीच में है। पहाड़ी है तो इसका क्या मतलब निकालें? पहाड़ी है तो इसका मतलब यह हुआ कि पहाड़ से कुछ भी अगर गिरेगा, यदि नदी बनकर निकलेगी, पानी बनकर निकलेगा तो किसी तरफ तो बहेगा। एक कॉमन सेंस ड्रॉ करें। इस गोलन हाइट पर हुई बारिश के थ्रू जो पानी बहता है वो असल में जॉर्डन रिवर का 1/3 पानी है, और उस जॉर्डन रिवर के अंदर जो पानी बहता है वो इजराइल की 1/3 जल की आवश्यकता की पूर्ति करता है। मानव सभ्यता में सबसे बड़ी लड़ाई संसाधनों की है। सबसे पहली लड़ाई रोटी कपड़ा मकान की है। इजराइल को अपनी इस जॉर्डन रिवर से 1/3 पानी चाहिए, और जब वो 1/3 पानी के सोर्स को तलाशता है तो उसे गोलन हाइट नजर आता है। गोलन हाइट पर हुई बारिश से जॉर्डन रिवर में पानी आता है, और यह जॉर्डन रिवर सी ऑफ गैलीली और डेड सी को कनेक्ट करती है। तो दो समुद्र, सी ऑफ गैलीली और गोलन रेड सी, और रिवर का नाम जॉर्डन रिवर। जॉर्डन रिवर में पानी गोलन हाइट से, गोलन हाइट में पानी बारिश से, पानी पीने में मीठा, मीठे पानी की आवश्यकता इजराइल को कितने पानी की? 1/3 आवश्यकता। क्या पानी इतनी बड़ी विवाद की जड़ है? जी हां, इजराइल पूरी तरह डेजर्ट कंट्री है। तभी हम राजस्थानियों को ड्रिप इरिगेशन या एग्रीकल्चर की जो टेक्नोलॉजी सिखाने की बात की जाती है वो इजरायली ड्रिप इरिगेशन पद्धति या इजरायली पद्धति सिखाने की बात की जाती है कि उन्होंने किस प्रकार से डेजर्ट में एग्रीकल्चर करना सीखा है। मैं वापस मुद्दे पर लौटूंगा। आप कहेंगे ये इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, सब कुछ लेना देना प्रूव हो जाएगा, लेकिन अगर आपको वास्तविकता में विषय वस्तु समझ में आ गई हो तो। ये जितनी भी जानकारी मैं आपको अभी यहां दे रहा हूं ना, ये सारी जानकारी जो अपन ने हाल ही में RNA बाई अंकित अवस्थी नाम से एप्लीकेशन जो बनाया है, हमारा जो चैनल है जिस पर रात को क्लास होगी, हम अपने एप्लीकेशन पर जो क्लासेस लेंगे ना वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो 1 मार्च से शुरू होने वाली हैं, उन क्लासेस में ये पूरी तरह से मैप का अध्ययन मैं वापस से भी कराऊंगा। फिलहाल के लिए दिमाग में बिठा लीजिए, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को यह सूचना है। ठीक है, अब मुसीबत क्या है, इस जगह को जो मैंने आपको अभी हाल बताया गोलन हाइट को, यह इजराइल और सीरिया के बीच का विवादित हिस्सा है। कैसा विवादित हिस्सा है? असल मायने में इजराइल नाम से कभी कोई देश होता ही नहीं था। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो? जी हां, 1948 से पहले इस जगह पर फिलिस्तीन नाम की जगह होती थी। फिलिस्तीन की जगह अंग्रेजों ने इजराइल की स्थापना करवाई। फिलिस्तीनी लोग यहां से इधर उधर भागने लगे। उनके समर्थन में सीरिया से लोग इजराइल के साथ युद्ध करने आए। 1967 में इजराइल और अरब के मुसलमानों की आपस में लड़ाई हुई। इजरायली लोग यहूदी थे, इधर से मुस्लिम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। इस लड़ाई में इजराइल ने सीरिया के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। इस हिस्से को गोलन हाइट कहते हैं। अब समझ में आया गोलन हाइट क्या है? इजराइल द्वारा सीरिया का वो हिस्सा जिस पर कब्जा किया हुआ है। आपके दिमाग में प्रश्न बन सकता है
कि सर एक बात बताइए, गोलन हाइट पर कब्जा क्यों हुआ? रीजन है क्योंकि ये इनके लिए पीने की जरूरत है। इजराइल की 1/3 जल की आवश्यकता ये पूरी करता है। तो इसका मतलब गोलन हाइट का महत्व समझ में आ गया होगा। दूसरा विषय, 1967 के बाद से इजराइल ने इस गोलन हाइट पर कब्जा कर रखा है, और तो और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ष 2019 में इस गोलन हाइट को इजराइल को ही दे दिया, यानी यह मान्यता दे दी कि अमेरिका की नजर में गोलन हाइट इजराइल का ही है। दूसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यह जो गोलन हाइट है यह इजराइल के लिए कितना मान्यता रखता है, इस बात से समझ जाइए कि इस गोलन हाइट पर बैठकर इजराइल की सेना पूरे सीरिया पर नजर रखती है। सीरिया प्लेनर कंट्री है, गोलन हाइट ऊंचाई पर है, पहाड़ी की चोटी पर बैठी इजरायली सेना यहां से सीरिया की राजधानी दमस्कस को बढ़िया से देखती है। और जैसे पत्थर फेंके जाते हैं ऐसे यहां पर आज भी मिसाइल चलाई जाती हैं। पागल हैं क्या इजराइल वाले जो मिसाइल चलाते हैं? बताएंगे, उस विषय वस्तु तक भी ले जाएंगे। पहले आप स्थिति समझ चुके हो तो अब हम दमस्कस पर हुआ मिसाइल भी हमला समझा देंगे। यानी आज का जो हमला है वो असल में गोलन हाइट से दमस्कस पर चलाई गई मिसाइल का हमला है। क्यों चलाई गई इसके लिए तो आज हम सेशन सुन रहे हैं, कहां से चलाई गई ये हम समझ चुके हैं। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात, सर ये हमले रेगुलर होते हैं क्या? क्यों होते हैं इसके लिए तो सेशन लंबा है। अभी हुआ कहां से है यह समझ में आ गया हो तो एक और जानकारी प्राप्त कर लीजिए। क्या ये हमले बहुत कॉमन है? आंसर है नहीं, साल में थोड़े बहुत ही होते हैं। मतलब 2022 से 2023 अभी मुश्किल से 2 महीने निकले हैं, अभी तक 44 बार हमले हो चुके हैं। मजाक कर रहे हो क्या सर? इतना तो भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर वायलेशन नहीं होता। हमने कहा बहुत सही सोच रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ गोलन हाइट पर बैठी इजरायली सेना यहां से सीरिया पर खूब गोले बरसाती है। अरे सर ये तो बहुत निर्दयता है, सीरिया पर गोले बरसाना तो गलत है। अजी साहब कहानी को अब ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां से भी इन पर गोले बरसाए जाते हैं, यानी इनके बीच कुछ चल रहा है सर। हमने कहा बिल्कुल। सर क्यों चल रहा है? थोड़ा वेट करो भाई, फिलहाल लोकेशन समझ गए हैं तो थम्स अप कर दो। आगे बढ़ते हैं। गोलन हाइट की जानकारी मैंने कंटेंट में डाल दी है। पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सेशन पूरा होने के बाद में ये हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर मिल जाएगा। मैं फिर से याद दिला दूं, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, मित्रों के लिए हमने एक डेडिकेटेड चैनल अलग से बनाया है, जिसका लिंक हमने अपने चैनल लिंक पर भी डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। आप गूगल कर लीजिएगा RNA बाई अंकित अवस्थी सर के नाम से। हम अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर भी शेयर करेंगे, एंड में भी बताएंगे। वो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स के लिए, ये इंडियंस को इंस्पायर करने के लिए चैनल है। इस पर विद्यार्थी भी हो सकते हैं, वृद्धजन भी हो सकते हैं, तो छोटे बालक भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जिस तस्वीर से ये क्लियर होता है कि इजराइल पर हमला हुआ, इजराइल के द्वारा हमला किया गया। लोग इस तरह की ट्वीट करके पूछ रहे हैं कि इजराइल जस्ट बॉम्ब्ड ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग इन दमस्कस, इज इजराइल कॉम्पीटिंग विद द अर्थक्वेक? क्या इजराइल भूकंप के साथ तुलना कर रहा है? भूकंप क्या कम था नुकसान पहुंचाने के लिए जो आपने हमले किए? बिल्कुल सही। इस कहानी को आप अच्छे से आज के सेशन में जानेंगे। मैंने बहुत सारी विषय वस्तु जो आपको अभी चर्चा में की है ये मैंने आपको बताई। आप रात का समय देखते हैं और ये जगह देखिए। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से आवाज भी सुनाई दे गई होगी और हमले की प्रतिक्रिया भी दिखाई दे गई होगी। यह सीरिया में हुए हमले की जानकारी है। साथियों, सीरिया में जब अभी हमला हुआ, सवाल खड़े हुए, दुनिया भर ने सीरिया को मदद भेजी है क्योंकि यहां भूकंप आया था। तो क्या इजराइल ने कुछ भेजा? जी हां, इजराइल ने बॉम्ब भेजा और वो बॉम्ब फटा तो यहां पर आपको आवाज सुनाई दी होगी। फिलहाल के लिए आपके काम की एक और जानकारी है, कमेंट बॉक्स में पिन की हुई। क्या जानकारी है? रोजगार से संबंधित जानकारी। कैसी जानकारी? साथियों, एक कंपनी है, नाम है इसका कोडिंग इन्वेडर बाय मेंटर्स प्रो। ये कहती है कि यदि आपको कोडिंग नहीं आती है तो ये आपको 6.5 महीने में कोडिंग सिखा देगी। स्क्रैच से लेकर आपको एक्सपर्ट तक का काम करेगी। बोले मैं तब भी नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, ये आपको गारंटी देती है कि आप कोडिंग सीखेंगे भी और सीख करके नौकरी भी पाएंगे। नौकरी की गारंटी देते हैं क्या? जी हां। जैसे ही आप कोर्स खरीदते हैं ये आपको तुरंत गारंटी का एक मैसेज भेज देते हैं कि ये लीजिए, गारंटी हुई पक्की, आपको मिल जाएगा रोजगार। कितने का रोजगार मिल जाएगा? इनका कहना है कि 93% बच्चे जो हैं इनके पास पढ़ने वाले, उनको प्लेसमेंट मिला है। 300 से ज्यादा इनके पास में हायरिंग पार्टनर्स हैं, यानी कि नौकरी देने वाले लोग बाग हैं।
लोग से मतलब कंपनीज हैं, इसके साथ साथ 100% सेफ और सिक्योर है, क्योंकि ये कहते हैं कि हमारे पास जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो बहुत ही लिटरेट हैं। अच्छा, इसके साथ ये कहते हैं कि हमारे पढ़ाने के तरीके में 30 प्रोजेक्ट और बिजनेस केसेस अध्ययन के लिए कराए जाते हैं, 1500 से ज्यादा असाइनमेंट करवाए जाते हैं और वीक में 2 दिन लाइव सेशन करवाया जाता है। 20,000 स्टूडेंट्स इनके पास ऑलरेडी एनरोल किए हुए हैं। 7.5 लाख रुपए प्रति एनम ये पैकेज की घोषणा करते हैं। 100% जॉब गारंटी पॉलिसी इनके द्वारा दी गई है। अधिकतम पैकेज इनके द्वारा 36 लाख पर एनम का लगा है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने द्वारा इस कंपनी के माध्यम से कोडिंग ऑनलाइन सीखकर अपनी जॉब तय की है। यदि आप भी चाहते हैं इस कंपनी के थ्रू कोडिंग सीखकर जॉब प्राप्त करना, तो दिए गए लिंक को क्लिक करें, वहां जाकर के पूरी जानकारी आपको कोडिंग इनोवेटर की मिल जाएगी। कोर्स परचेज करते समय यदि आप मेरा रेफरल कोड अंकित20 यूज करते हैं तो कोर्स फीस में 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, जानकारी समाप्त। तो आप अंकित20 रेफरल कोड यूज करके 20% डिस्काउंट के साथ कोर्स ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया हमला कहां से हुआ, हमने आपको यह नहीं बताया हमला क्यों हुआ। अब हम क्यों की तलाश में चलते हैं। क्यों की तलाश में चलते हैं क्योंकि अटैक के अंदर दर्जन भर लोग मारे गए हैं। अब तक हम समझ चुके हैं कि गोलन हाइट से दमस्कस पर हमला हुआ है। ऐसी स्थिति के अंदर हमला क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, इसकी तस्वीरें बाहर आई। यह तस्वीर जहां हमला हुआ उस जगह की है। इस हमले के अंदर जिस जगह नुकसान हुआ वो चीजें दिखाई गई हैं। इस बात को जब समझने निकलते हैं तो कुछ जानकारी आपको बेसिक्स की पता होनी चाहिए कि साहब पिछला हमला 2 जनवरी को हुआ था, तो फरवरी में हमला क्यों हुआ। आंसर जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। हैरान क्यों रह जाएंगे? हैरान होने का कारण यह है कि जिस दमस्कस पर हमला हुआ है, असल मायने में यहां सीरियंस पर हमला नहीं हुआ है, तो फिर यहां ईरानियंस पर हमला हुआ है। आप में दिमाग खनकेगा एकदम, किस पर हमला हुआ है? ईरानियंस पर। यहां ईरानियन क्या कर रहे हैं? हमने कहा यही तो समझना है। हमने कहा था ना, जियोपॉलिटिक्स जानना है तो थोड़ा डिटेल में चलना पड़ेगा। दमस्कस पर हमला असल मायने में ईरान के कुछ लड़ाके, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, जिसको कोई हल्के में नहीं लेता, उसे यह पता था कि कहां छुपे हुए हैं। भूकंप की आड़ में दमस्कस के अंदर बिल्डिंग में ईरान के आतंकी छुपे हुए थे, इजराइल पर हमला करने की रणनीति बना रहे थे। असल मायने में इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की है। अब आपके दिमाग में एकदम ट्विस्ट आया है, यहां ईरान कैसे पहुंच गया? अरे मैंने कहा इजराइल और ईरान की मित्रता तो जग जाहिर है, दुनिया जानती है कि इनके बीच कितना प्यार है। बोले कैसा जानती है? अरे हमने कहा इजराइल और ईरान की मित्रता की तो चर्चाएं होती हैं साहब, ऐसी मित्रता की जो किसी का भी गला कभी घोट दे। सर मित्रता को गाली मत दो, तो चलो दुश्मनी कह लो। इजराइल और ईरान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। सर क्यों कट्टर दुश्मन है? हमने कहा देखो इसकी कहानी भी बड़ी रोचक है। यह कहानी इतनी रोचक है कि इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक मैप समझना होगा। बोले मैप समझा दो, हम आपकी बात मान लेंगे। चलो हमने कहा समझाते हैं। कहानी थोड़ी आज लंबी हो सकती है, विस्तार से और तसल्ली पूर्वक सुने तो आपको आनंद आएगा। देखिए मित्रों, कहानी ऐसी है, ये जो इजराइल आपको दिखाई पड़ रहा है, इजराइल 1948 से पहले नहीं हुआ करता था। नहीं होता था से मतलब यहूदियों का जब बहुत ज्यादा मास परसिक्यूशन किया जा रहा था जर्मनी में, तो यहूदी वहां से निकल करके इजराइल में अपना आश्रय अपने पुराने स्थल पर ढूंढने के लिए आ चुके थे। इस जगह असल में फिलिस्तीन नाम का देश हुआ करता था। अंग्रेजों ने 1948 में यहां पर इजराइल नाम के एक देश को मान्यता दी कि यहूदी यहां पर रहेंगे। यहूदी यहां पर रहने आ गए। जब यहूदी यहां रहने आए तो फिलिस्तीन की जो मेजॉरिटी मुस्लिम आबादी है वो असल में सुन्नी मुस्लिम है। उन्हें यह विरोध होने लगा कि यहूदी हमारे स्थान पर आकर क्यों रह रहे हैं। फाइट्स होना शुरू हुई, आपसी संघर्ष होना शुरू हुआ। यह संघर्ष 1967 में बहुत जबरदस्त हो गया। इतना जबरदस्त हो गया कि इजराइल का विरोध करने के लिए आसपास के क्षेत्रों में जितने भी मुस्लिम देश हैं, ये सब फिलिस्तीन की तरफ से इजराइल के खिलाफ लड़ने आगे आ गए कि यहूदियों को हम रुकने नहीं देंगे। और ऐसी स्थिति में 1967 का युद्ध प्रारंभ होता है। उस युद्ध में सबसे बड़ी मुसीबत यह खड़ी हुई कि फिलिस्तीन का ज्यादा समर्थक कौन है। बोले मतलब मुसलमान ही तो हैं और कौन है? बोले नहीं साहब, मुस्लिमों में भी 2 ब्रांचेस हैं, एक शिया है और एक सुन्नी है। लड़ाई इस बात की थी कि फिलिस्तीन के तो सुन्नी परेशान हो रहे थे,
लेकिन उनके साथ देने के लिए सारे मुस्लिम सात समूह ने एक साथ समर्थन का नारा निकाल दिया। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका और यूएसएसआर एक साथ लड़ाई लड़े थे, लेकिन कौन ज्यादा अच्छा लड़ाका बना यह दुनिया को तय करना था। तभी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर शुरू हुआ, जिसमें अमेरिका और यूएसएसआर आपस में एक दूसरे के सामने प्रूव करते करते ही लड़ते झगड़ते रहे। यानी जो पार्टी एक साथ थी युद्ध में, वो पार्टी बाद में एक दूसरे के खिलाफ झगड़ रही थी। कुछ ऐसा ही 1967 के युद्ध के बाद हुआ। 1967 में जो युद्ध हुआ उसमें सारा मुस्लिम वर्ल्ड इजराइल के खिलाफ तो था, लेकिन कौन ज्यादा हिमायती, इस बात की लड़ाई थी। इस हिमायती बनने में सुन्नी समुदाय का जो सबसे बड़ा लीडर क्षेत्र है वो है सऊदी अरब। वो एक तरह से इनका समर्थन इनके खिलाफ लड़ने पहुंचा। ऐसे ही शिया समुदाय जो मुस्लिमों का एक और समूह है, उन्होंने इजराइल के खिलाफ युद्ध करने में पूरी तरह से लड़ाई में साथ दिया। इजराइल के पीछे खड़ा था अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज। उन्होंने इजराइल को इतना साथ दिया कि इजराइल इस युद्ध को ही जीत गया, और उस युद्ध में बहुत बुरी तरह हार हुई इस पूरे अरब वर्ल्ड के मुस्लिमों की। बहुतों ने बहुत कुछ खो दिया। यह युद्ध मैं आज याद नहीं दिलाऊंगा, फिलहाल इतना जान लीजिए कि उस युद्ध में इजराइल एक बहुत बड़ा देश बनकर निकला। अब इस देश की हार, जो अब जो लोग हारे थे वो इजराइल के प्रति अपनी अपनी नफरत लेकर घूम रहे थे। बड़ा बनने की लड़ाई थी। ऐसी स्थिति में ईरान ने अपनी दुश्मनी पाली, सऊदी ने अपनी दुश्मनी पाली, और यह दुश्मनी लंबे समय तक चली। इस पर हमने कई सेशन किए हैं। थोड़ा सा जल्दी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर यूं है कि ईरान ने अपने आप को शिया मुसलमानों का लीडर, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी मात्रा में शिया मुस्लिम रहते हैं। सऊदी अरब के अंदर सुन्नी मुस्लिम रहते हैं। शियाओं का लीडर था ईरान। ईरान चाहता था कि मैं लीडर बनकर के इजराइल से यहूदियों को भगाऊंगा, इसलिए दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चे खोल दिए। इजराइल भी कम नहीं था, वो ईरान को कमजोर करने के लिए यहीं पर हमले करने लगा। कैसे हमले? जैसे आपने थोड़े दिनों पहले देखा था, यहां के एक वैज्ञानिक को मार गिराया था जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट था। इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रुकवाने के लिए इजराइल ही कोशिश कर रहा था। ये सारी चीजें होती रही। फिर क्या हुआ सर? ये कहानी को थोड़ा और जल्दी से आगे लेकर चलते हैं। जल्दी से आगे लेकर चलते हैं तो एक चीज और निकल कर आती है, और वो क्या है? इजराइल के बिल्कुल उत्तर में एक देश है जिसका नाम है लेबनान। लेबनान की कहानी भी आपको इसके साथ साथ जाननी है। क्या कहानी है लेबनान की? लेबनान की राजधानी बैरूत को उपयोग में लेता है ईरान। कैसे उपयोग में लेता है सर? अपने द्वारा वेपन भेजने के लिए। वेपन भेजकर क्या करेगा सर? वो वेपन भेज करके यहां पर कुछ लोग रहते हैं। कौन लोग रहते हैं सर? एक आतंकी संगठन है जिसका नाम है हिजबुल्ला। उस हिजबुल्ला नामक आतंकी संगठन को ईरान द्वारा वेपन दिए जाते हैं। सर हिजबुल्ला पागल है क्या जो ईरान के वेपन लेगा? बिल्कुल सही है, सोच रहे हैं आप। उस वेपन लेने के पीछे की भी एक कहानी है। असल में हिजबुल्ला भी शिया मुस्लिम संगठन है। सर ये शिया मुस्लिम संगठन है हिजबुल्ला का, तो इसका मतलब क्या निकालें? मतलब यह है कि हिजबुल्ला इसको शिया होने के कारण समर्थन देता है और ईरान इसलिए इनको समर्थन देता है। दोनों का एक ही दुश्मन है, नाम है उसका इजराइल। हिजबुल्ला को जो धन और वेपन की जरूरत है वो ईरान दे रहा है। अच्छा, लेबनान तक तो कहानी समझ में आ गई। फिर ये सीरिया की क्या कहानी है? हमने कहा सीरिया के अंदर बशर अल असद की सरकार है, और बशर अल असद अलावाइट है। ये सर ये अलावाइट क्या होते हैं? ये भी एक शियाओं का ग्रुप है, या यूं कहिए कि बशर अल असद शिया मुस्लिम है। शिया मुस्लिम बशर अल असद हैं और सीरिया में शासन करते हैं। इस कारण से यदि ये हिजबुल्ला के आतंकी इजराइल पर लेबनान के थ्रू अटैक नहीं कर पाते तो वो सीरिया के थ्रू इजराइल पर अटैक करते हैं। सीरिया के थ्रू कहां से अटैक करते हैं? तो आंसर है दमस्कस के थ्रू अटैक करते हैं। तो इजराइल के आतंकी, इजराइल के ऊपर होने वाले जो हमले हैं वो लेबनान से भी होते हैं, दमस्कस से भी होते हैं। करवाने के पीछे प्रमुख जिम्मेदारी ईरान की है। लड़ने वाले लड़ाके हिजबुल्ला के हैं। लड़ाई करने की जगह सीरिया है। कुछ समझ में आ रहा है? यह सब ऊपर से जा रहा है। कोई नहीं, तसल्ली से इन सारी बातों को रोक रोक कर फिर से सुन लेना। कुल जमा बात इतनी है
कि सीरिया में हिजबुल्ला आतंकी और ईरानियन आतंकी यहां पर पहुंच करके इजराइल को टारगेट करते हैं। इजराइल अपने खुफिया एजेंसी से जब यह जान लेता है कि हमारे विरोधी यहां आ गए हैं, उन्हें वो पहले ही गोला मार देता है। यह कहानी है साहब। हिजबुल्ला की स्टोरी और ईरान की स्टोरी अगर आपके समझ में आ गई हो तो बेहतर है, नहीं आए तो मैंने ये सारी कहानियां आपको लिख कर दे दी हैं। बहुत डिटेलिंग है इसकी, लेकिन मैंने बहुत कट शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है। अलावाइट्स बशर अल असद हैं। ये मतलब अपने आप में इतनी बड़ी स्टोरी है कि इनको समझाने के लिए मैं पूरे आपको 2-2.5 घंटे का लेसन दे सकता हूं। फिलहाल के लिए हिजबुल्ला कैसे बना थोड़ा सा वो भी जान लीजिए। असल में हिजबुल्ला लेबनान का कट्टर शिया आतंकी संगठन है। 1982 में जब दक्षिणी लेबनान, दक्षिण का कैसे डिसीजन होता है, यदि ये मैप लेबनान का है, ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, तो हुआ ये कि 1982 में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण किया था। हिजबुल्ला संगठन उसी आक्रमण की देन है, उसी की वजह से 1985 में इसकी स्थापना हुई और ये लोग इजराइल पर हमले करने के लिए अपने द्वारा कई बार ऑपरेशंस चलाते हैं। अब हिजबुल्ला की जन्म की कहानी कैसे बनी तो वो भी थोड़ा सा समझिए। इसके पीछे भी इजराइल जिम्मेदार है। वो कैसे है? देखिए, लेबनान जो है ना, इसके अंदर कई तरह के लोग रहते हैं। कई तरह के लोग मतलब यहां सुन्नी मुसलमान भी रहते हैं, वहीं पर क्रिश्चियन भी रहते हैं और शिया मुसलमान भी रहते हैं। जब तक फिलिस्तीन एक देश हुआ करता था, मैंने आपको मैप में समझाया भी है, जब तक फिलिस्तीन यहां पर हुआ करता था, लेबनान में एक व्यवस्था चलती थी। क्या व्यवस्था चलती थी? कि लेबनान के अंदर जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा वो सुन्नी होगा, जो राष्ट्रपति बनेगा वो ईसाई व्यक्ति ही राष्ट्रपति बनेगा, और जो शिया मुस्लिम होगा वो संसद का स्पीकर बनेगा। मतलब यह था, जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा वो प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिनकी पॉपुलेशन कम वो राष्ट्रपति बनाएंगे। धर्म के आधार पर सत्ता का काम चलता रहा। ठीक ठाक तरीके से यह काम 25 सालों तक चला। लेकिन फिर क्या हुआ, जब फिलिस्तीन पर इजराइल ने अपना अधिकार किया तो फिलिस्तीन से बड़ी मात्रा में सुन्नी मुसलमान भागकर लेबनान आ गए। इस वजह से लेबनान में सुन्नियों की संख्या बढ़ने लगी। सुन्नियों की जब संख्या लेबनान में बढ़ने लगी तो उन्हें लगा कि हम प्रधानमंत्री का पद ही क्यों, हम तो सारे पदों का पूरी तरह से दोहन कर सकते हैं। इस वजह से शिया मुसलमानों को लगने लगा कि एक ही तो पद हमें मिलता था, अब वो भी हमसे छिन जाएगा। ऐसी स्थिति में शियाओं को असली दुश्मन सुन्नी नहीं इजराइल लगा कि तुम्हारे कारण सुन्नी फिलिस्तीन के चल के यहां आए हैं। अगर सुन्नी वहीं रह रहे होते तो कम से कम हमारा भी कुछ तो रोल होता। यहां से जन्म होता है हिजबुल्ला का कि इजराइल तुम्हारे कारण यह सब हुआ है, इसलिए हम आपसे बदला लेने के लिए आगे आएंगे। बाय द वे, शिया सुन्नी बहुत हो गया। मुझे दैनिक भास्कर में कटिंग मिली कि ये होते क्या हैं, शिया सुन्नी होते क्या हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी एक सेशन किया हुआ है, फिर भी एक ब्रीफ कटिंग आप यहां पर जान लीजिए। मुझे प्राप्त जानकारी यह है कि जब पैगंबर मोहम्मद का निधन हुआ तो उनके वारिस को लेकर मुसलमानों के अंदर दो धड़े हो गए, दो पक्ष हो गए, जो यह मानने लगे कि पैगंबर मोहम्मद के बाद कौन लीड करेगा। ऐसी स्थिति में एक पक्ष का मानना था कि मोहम्मद साहब ने किसी को अपना वारिस नहीं बनाया, इसलिए सबसे योग्य शख्स को ही चुना जाए। वहीं दूसरी ओर दूसरे पक्ष का मानना था कि पैगंबर मोहम्मद ने गदीर के मैदान में जो घोषणा की थी वो वारिस को लेकर ही की थी। मत बदल गए। इस धड़े ने, यानी कि जिसने यह कहा था कि शख्स कोई भी नहीं है, योग्य व्यक्ति ही होगा, इस धड़े ने पैगंबर मोहम्मद के ससुर अबू बकर को अपना नेता माना। पैगंबर मोहम्मद के कथनों, यानी कि उन्होंने जो कथन कहे हैं और जो उन्होंने कार्य किए हैं, उनको ही विश्वास रखने वाले लोग, यानी उन कार्यों को सुन्ना कहा गया। सुन्ना में विश्वास रखने वाले लोग सुन्नी कहलाए। क्लियर? सुन्नी के बाद शिया की बात करते हैं। दूसरे पक्ष ने माना कि पैगंबर मोहम्मद ने अपने दामाद हजरत अली को अपना नेता माना था। ऐसी स्थिति में हजरत अली को पैगंबर मोहम्मद का वारिस मानने वाले शियाने अली को शिया कहलाया। यानी एक तरफ सुन्ना को विश्वास रखने वाले लोग सुन्नी और हजरत अली को पैगंबर साहब का वारिस मानने वाले शिया। इन दोनों की मान्यताओं में बड़ा संघर्ष है और यही संघर्ष इस समय
जो ये आपके अरेबियन वर्ल्ड हैं, इनमें बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है। सऊदी और ईरान की लड़ाई का बहुत बड़ा कारण यही है। सीरिया के अंदर बशर अल असद सरकार को लेकर के जो गृह युद्ध चल रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण यही है। लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह और वहां की सरकार को लेकर जो लड़ाई चल रही है, उसका बहुत बड़ा कारण यही है। इराक के अंदर हुए गृह युद्ध का बहुत बड़ा कारण यही है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ रही हो। इवन इतना ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ नफरत है कि एक तरफ सऊदी अरब अमेरिका का साथ केवल इसलिए देता है जबकि उसे यह पता है कि अमेरिका ने ही इजराइल की स्थापना करवाई है। उसके बावजूद भी सऊदी इसलिए साथ देता है क्योंकि वो शियाओं का नफरत करता है, और शियाओं से नफरत करता है यानी ईरान से नफरत करता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अगर मैप पर मैं आपको शियाओं की पॉपुलेशन दिखाने लगूं तो दुनिया में मैप में शियाओं की संख्या बहुत कम है। बहुत कम है तो वो ईरान और इराक में फिर भी है, लेबनान में थोड़ी बहुत प्रेजेंस है, और जो सीरिया है उसमें जो सत्तारूढ़ पार्टी है बशर अल असद की, वो एलावाइट है, जो भी एक शियाओं का ही संगठन है, लेकिन मेजॉरिटी सीरिया के अंदर सुन्नियों की है। बाकी जो आपको रेड मार्क जगह दिख रही हैं वो सुन्नियों की बहुतायत वाली जगह है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये शिया सुन्नी जो है वो समझ में आ रहा हो, और इस वजह से लेबनान के अंदर जो क्राइसिस आया वो समझ में आ रहा हो। इसी के चलते हिजबुल्लाह का गठन हुआ, और हिजबुल्लाह ने यह तय किया कि वो इजराइल से अपने द्वारा युद्ध चला करके यहूदियों को बाहर करेगा, और तब से लेकर के यह युद्ध की पटकथा लिखी जा रही है। फिलहाल के लिए जो जानकारी है वो ये है कि इजराइल मानता है कि लेबनान की राजधानी बैरूत पर, जिसपे कि हिजबुल्लाह अपना नियंत्रण रखता है, वहां पर ईरान के द्वारा बड़ी मात्रा में वेपन्स भेजे जाते हैं, और उन वेपन्स की वजह से लेबनान से हमले इजराइल पर होते हैं, और इसी वजह से सारा की सारा खेला बिगड़ता है। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात अच्छे से समझ में आ रही हो। यह लेबनान है, यह बैरूत है। देखिए, मुझसे कंप्लेंट मत करिएगा, यह टाइटल बहुत क्रिटिकल था। मैंने लगभग 30-35 मिनट में आपको यह समझाने का प्रयास किया है। संभव है कि मैं इसमें नाकाम रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि मेरा प्रयास कैसा रहा। बहुत दिनों से, क्योंकि इन दिनों थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा चल रहा है, गला साथ नहीं दे रहा है, फिर भी मैं आपको समझाने की पूरी युद्ध स्तर पर कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा हो तो वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर पर एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसे दबाकर यह एहसास दिला दीजिए कि हाँ, हमें आपका प्रयास पसंद है। उसको दबाने का कोई चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, यदि ऑलरेडी आपने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है यानी अंकित इंस्पायर्स इंडिया को, तो वीडियो को अपने साथियों से शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह विषय समझने में आसानी हो। बाकी स्टूडेंट्स के लिए तो मैंने ऑलरेडी काफी अच्छा काम किया है, एक नया चैनल RNA बाई अंकित अवस्थी सर के नाम से बनाकर। बाय द वे, जो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ कमेंट है, दैट इज कोडिंग इन्वेडर का। अगर आप में से कोई भी साथी कोडिंग सीखकर जॉब प्राप्त करना चाहता है तो वहां जरूर जाए और अंकित 20 रेफरल कोड लगाए। बाकी अभी थोड़ी ही देर बाद RNA बाई अंकित अवस्थी सर के नाम से जो हमारा चैनल है, उस पर मैं आप लोगों को एक टाइटल पढ़ाने वाला हूं, संभवतः 1 घंटे बाद, थोड़ा सा विश्राम लेने के बाद। और वो टाइटल होगा, पाकिस्तान की सीमा के नजदीक भारत एक परमाणु रिएक्टर बना रहा है, क्या है इसकी गणित। आज के सेशन में समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होगा RNA बाई अंकित अवस्थी सर पर। हमारा एप्लीकेशन भी है, लेकिन ये YouTube चैनल पर होने वाली क्लास है, जिसका इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहले ही दे दिया है। साथियों, जिस बारे में मैं आप सेशन के दौरान चर्चा कर रहा था कि हमारा एक बैच आ रहा है जर्नल अवेयरनेस बाय अंकित अवस्थी का, वो बैच भी इसी एप्लीकेशन पर आएगा, जिसे आप ढूंढ सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।